20 मई 1916 को साउथ जॉर्जिया द्वीप के एक व्हेलिंग स्टेशन पर अचानक 3 लोग दिखाई दिए, क्योंकि इन्हें तो 532 दिन पहले मृत घोषित कर दिया गया था। उनकी लंबी दाढ़ी थी, कपड़े फटे हुए थे और ठंड और धूप से चेहरे काले पड़ गए थे। हालत इतनी खराब थी कि कोई भी उन्हें पहचान नहीं पा रहा था। ये 3 लोग कौन थे? यह कहानी है सर अर्नेस्ट शेकलटन और उनकी टीम की, जो 28 लोगों के साथ अंटार्कटिका जाने के लिए निकले थे। उनका सपना था पूरे अंटार्कटिका को पैदल पार करना, एक ऐसा काम जो पहले कभी किसी ने नहीं किया था। अर्नेस्ट शेकलटन एक एंग्लो आयरिश खोजकर्ता थे। उन्होंने 1901 और 1907 में अंटार्कटिका पहुंचने की कोशिश की थी, लेकिन हर बार मौसम की मार से वापस लौटना पड़ा। 1907 की यात्रा में वे अंटार्कटिका से सिर्फ 150 किलोमीटर ही दूर थे। इस उपलब्धि के लिए किंग एडवर्ड सप्तम ने उन्हें नाइट की उपाधि दी थी, लेकिन शेकलटन का सपना अधूरा था। 1913 में उन्होंने इंपीरियल ट्रांस अंटार्कटिक एक्सपीडिशन की योजना बनाई थी। इस बार वे पूरे अंटार्कटिका को पैदल पार करना चाहते थे। उन्होंने एक नॉर्वेजियन जहाज खरीदा जिसका नाम था एंड्योरेंस। यह 3 मस्तूलों वाला जहाज था, जिसमें कोयले से चलने वाला इंजन भी था। शेकलटन ने अखबार में विज्ञापन दिया, खतरनाक यात्रा के लिए लोग चाहिए, बर्फीला तूफान, महीनों अंधेरा और वापसी की कोई गारंटी नहीं। फिर भी 5000 लोगों ने आवेदन किया। शेकलटन ने उनमें से सिर्फ 27 लोगों को चुना। 8 अगस्त 1914 को एंड्योरेंस इंग्लैंड से रवाना हुआ। 3 महीने बाद जहाज साउथ जॉर्जिया द्वीप पहुंचा। अंटार्कटिका से पहले आखिरी मानव बस्ती। वहां के नाविकों ने चेतावनी दी कि इस साल समुद्र की बर्फ बहुत मोटी और खतरनाक है, लेकिन शेकलटन ने आगे बढ़ने का फैसला किया। 5 दिसंबर 1914 को एंड्योरेंस ने साउथ जॉर्जिया द्वीप छोड़ा। जहाज पर 28 लोग, 69 डॉग्स और एक बिल्ली थी। भोजन, सुरक्षा उपकरण और 3 लाइफ बोट भी साथ थी। वेडेल सागर में पहुंचने के कुछ दिनों बाद ही जहाज बर्फ के टुकड़ों में फंसने लगा। दिन ब दिन बर्फ मोटी होती गई। 14 दिसंबर को जहाज पूरी तरह रुक गया। शेकलटन को उम्मीद थी कि कुछ दिनों बाद बर्फ पिघल जाएगी। फिर 22 दिसंबर को बर्फ कुछ पिघली और जहाज फिर आगे बढ़ा। 15 जनवरी 1915 तक वे अपनी मंजिल से सिर्फ 100 किलोमीटर दूर थे, लेकिन शेकलटन ने एक गलत फैसला लिया। वे दक्षिण की तरफ बढ़े, जहां बर्फ और भी घनी थी। 17 जनवरी की शाम तेज हवाएं चली और जहाज गलत दिशा में बहने लगा। बर्फ की परतें फिर मोटी होने लगी। 24 फरवरी 1915 को शेकलटन ने आगे बढ़ने की कोशिश बंद कर दी। अब उन्हें पूरी सर्दी बर्फ में फंसे रहना था। अंटार्कटिका में सर्दियों में महीनों तक सूरज नहीं दिखता। तापमान -50 डिग्री से भी नीचे चला जाता है। टीम का हौसला बनाए रखने के लिए शेकलटन ने खेल, नाटक और डॉग्स की दौड़ का आयोजन किया। इस तरह 6-7 महीने बीत गए, लेकिन हालात इतने खराब होते गए, जहाज के चारों ओर की बर्फ दबाव बनाने लगी। एक दिन विशाल बर्फ का टुकड़ा जहाज से टकराया और जहाज में कई जगह छेद हो गए। 27 अक्टूबर 1915 को शेकलटन ने सबसे कठिन फैसला लिया, जहाज खाली करो। सभी जरूरी सामान और 3 लाइफ बोट उतार ली गई। शेकलटन ने साफ आदेश दिया, हर व्यक्ति सिर्फ अपनी जरूरी चीजें ही ले जाएगा। कुछ ही समय में 28 लोग बर्फ पर खड़े थे। उनके आगे अनंत खामोशी थी और पीछे उनका जहाज एंड्योरेंस, जो धीरे धीरे बर्फ में डूब रहा था। 30 अक्टूबर 1915 को शेकलटन ने टीम को आगे बढ़ने का आदेश दिया, लेकिन 3 दिन की कड़ी मेहनत के बाद वे सिर्फ 2 मील ही आगे बढ़ पाए। भारी सामान, लाइफ बोट और डॉग्स को खींचते हुए बर्फ पर चलना लगभग असंभव था। शेकलटन ने रुकने का फैसला किया। उन्होंने बर्फ के एक मजबूत टुकड़े पर अपना कैंप बनाया। 21 नवंबर 1915 को एंड्योरेंस पूरी तरह समुद्र में डूब गया। अब उनके पास सिर्फ बर्फ का तैरता टुकड़ा था जिस पर उनका कैंप था। दिसंबर में उन्होंने फिर पोलैंड द्वीप की ओर चलने का फैसला किया। 23 दिसंबर को ओसन कैंप छोड़कर सभी आगे बढ़े, लेकिन 12 किलोमीटर चलने के बाद फिर रुकना पड़ा। अब असली समस्या शुरू हुई। खाना खत्म हो रहा था। पूरे दिन में एक बिस्किट, थोड़ी कोको और कुछ मांस का पेस्ट मिलता था। कभी कभी सील या पेंगुइन का शिकार कर लेते थे। पानी की इतनी कमी थी कि सबका गला सूख गया था और खाना निगलना मुश्किल हो गया था। शेकलटन ने आदेश दिया कि सभी कच्चा सील का मांस खाएं, ताकि उनके खून से प्यास बुझे। हालात इतने बुरे हो गए कि 7 लाए डॉग्स को मारना पड़ा। डॉग्स का मांस अब उनके भोजन का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया। मार्च 1916 के अंत तक 6 महीने बीत चुके थे। उन्हें दूर से कुछ पहाड़ दिखे, लेकिन बुरी बात यह थी कि वे पोलैंड द्वीप की विपरीत दिशा में बह गए। शेकलटन ने लक्ष्य बदला। अब वे एलिफेंट द्वीप जाने का फैसला किया, जो लगभग 50 किलोमीटर दूर था। लेकिन एक और खतरा आया।
सिर्फ बर्फ के टुकड़े पर उनका कैंप था, वह टूट रहा था। 9 अप्रैल 1916 को बर्फ का टुकड़ा टूट गया। अब उन्हें लाइफ बोट में बैठना पड़ा, लगातार 7 दिन चप्पू चलाते हुए। 16 अप्रैल 1916 को वे एलिफेंट द्वीप पहुंचे। लगभग 1.5 साल बाद उनके पैरों के नीचे ठोस जमीन थी। द्वीप सुनसान, ठंडा और बंजर था, लेकिन उस समय यह उनके लिए स्वर्ग से कम नहीं था। एलिफेंट द्वीप से निकटतम मानव बस्ती 960 किलोमीटर दूर थी। साउथ जॉर्जिया द्वीप, जहां से वे शुरू हुए थे, 1300 किलोमीटर दूर था। शेकलटन ने फैसला किया कि वे साउथ जॉर्जिया द्वीप जाएंगे और वहां से मदद लेकर आएंगे, लेकिन ज्यादातर लोग इतने कमजोर थे कि वे उन्हें साथ नहीं ले जा सकते। 24 अप्रैल 1916 को शेकलटन सिर्फ 5 साथियों के साथ एक छोटी लाइफ बोट में बैठकर साउथ जॉर्जिया द्वीप के लिए निकले। बाकी 22 लोग एलिफेंट द्वीप पर फ्रैंक वाइल्ड की देखरेख में रुके। अगले 16 दिन भयानक थे। विशाल लहरें, तूफानी हवाएं और लगातार नाव में पानी भरना। कभी पानी निकालते, कभी जमी बर्फ साफ करते। आखिरकार एक दिन उन्हें दूर से साउथ जॉर्जिया द्वीप दिखा। वे सिर्फ 5 किलोमीटर दूर थे, लेकिन सबकी ताकत खत्म हो चुकी थी। 17 दिनों की खतरनाक यात्रा के बाद वे द्वीप के पश्चिमी तट पहुंचे, लेकिन खुशी पल भर की थी। वे द्वीप की गलत तरफ पहुंच चुके थे। वेलिंग स्टेशन दूसरी तरफ था। वहां पहुंचने के लिए उन्हें 40 किलोमीटर के बर्फीले पहाड़ पार करने थे। ऐसा काम जो पहले कभी किसी ने नहीं किया था। 9 दिन आराम करने के बाद 19 मई 1916 को शेकलटन, फ्रैंक वर्सले और टॉम क्रीन ने पहाड़ चढ़ना शुरू किया। बाकी 3 लोग इतने कमजोर थे कि पीछे रह गए। उन्हें रास्ता नहीं पता था। जो पहाड़ दिखता उस पर चढ़ने की कोशिश करते। कभी गहरे गड्ढे तो कभी सीधी चट्टानें रास्ता रोक रही थी। 24 घंटे बाद वे पहाड़ की चोटी पर पहुंचे। दूर से वेलिंग स्टेशन की भट्टी की सीटी सुनाई थी। 2 साल बाद पहली बार उन्होंने किसी मानव गतिविधि की आवाज सुनी। कुछ घंटे और चलने के बाद 20 मई 1916 को दोपहर में तीनों वेलिंग स्टेशन पहुंचे। लगातार 36 घंटे चलने के बाद वे पूरी तरह थक चुके थे। यह वही द्वीप था जहाँ से वे 532 दिन पहले निकले थे। जब वे वेलिंग स्टेशन पहुंचे तो कोई उन्हें पहचान नहीं पाया। लंबी दाढ़ी, काले पड़े चेहरे और फटे कपड़ों में वे किसी और दुनिया के लगते थे। मैनेजर ने हैरानी से पूछा, आप कौन है? शेकलटन ने धीरे से जवाब दिया, मेरा नाम शेकलटन है। सभी हैरान रह गए। अब तक दुनिया मान चुकी थी कि शेकलटन और उनकी पूरी टीम मर चुकी है, लेकिन आज 3 लोग उनके सामने जिंदा खड़े थे। शेकलटन को अपने 22 साथियों को बचाने की चिंता थी जो एलिफेंट द्वीप पर फंसे थे। उन्होंने तुरंत बचाव अभियान शुरू किया। पहला प्रयास 23 मई 1916 को किया। समुद्री बर्फ ने रास्ता रोक दिया, वापस लौटना पड़ा। दूसरा प्रयास 10 जून 1916, फिर बर्फ की दीवारों ने जहाज को आगे बढ़ने नहीं दिया। तीसरा प्रयास फिर किया, 22 जुलाई 1916, एक बार फिर असफल हुए। शेकलटन हार नहीं माने, उन्होंने चिली की सरकार से मदद मांगी। चौथा प्रयास 25 अगस्त 1916, चिली सरकार ने येल्सो नामक भाप से चलने वाली नाव दी। एलिफेंट द्वीप पर फ्रैंक वाइल्ड ने अपने साथियों के लिए 2 उल्टी नावों और पत्थरों से एक छोटा आश्रय बनाया था। जब भी टीम का हौसला टूटने लगता, वाइल्ड कहता, अपना बैग पैक कर लो दोस्तों। दिन हफ्तों में और हफ्तों महीनों में बदल गए। 4 महीने बीत चुके थे। सभी को लगने लगा कि शेकलटन की नाव रास्ते में डूब गई होगी। 30 अगस्त 1916 को अचानक उन्हें दूर से एक जहाज दिखा जो उनकी ओर आ रहा था। पहले किसी को विश्वास नहीं हुआ, लेकिन थोड़ी देर में साफ हो गया। यह उनके बॉस शेकलटन का जहाज था। कुछ घंटों में शेकलटन अपने साथियों के बीच खड़े थे। उन्हें देखकर हैरानी हुई कि 128 दिनों बाद भी उनके 22 साथी सुनसान द्वीप पर जिंदा और सुरक्षित थे। सबकी आंखों में खुशी के आंसू थे। कुछ एक दूसरे को गले लगा रहे थे और कुछ अपने अनुभव बता रहे थे। 30 सितंबर 1916 को सभी सुरक्षित चिली के पुंटा एरेनास पहुंचे। लगभग 2 साल की बर्फ, तूफान और समुद्र से लड़ाई के बाद यात्रा आखिरकार खत्म हुई। शेकलटन 27 लोगों के साथ निकले थे और 27 लोगों के साथ वापस लौटे। एक भी व्यक्ति की जान नहीं गई। 106 साल बाद 2022 में समुद्र में 10,000 फीट नीचे जहाज एंडोनेस भी मिल गया। इसका मलबा आज भी समुद्र में सुरक्षित है। 5 जनवरी 1922 को सर अर्नेस्ट शेकलटन 47 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह गए। वे अंटार्कटिका को पैदल पार नहीं कर सके। उनका असली मिशन पूरा नहीं हुआ। फिर भी इतिहास में उनका नाम एक महान नेता के रूप में दर्ज है, जो असंभव परिस्थितियों में भी अपने हर साथी को जिंदा वापस ले आए। यही वजह है कि शेकलटन की सर्वाइवल स्टोरी आज भी जिंदा है। यह साहस, नेतृत्व और हार
न मानने की अद्भुत मिसाल है। तो दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा? अगर आप ऐसे ही वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपना अनुभव कमेंट में शेयर जरूर करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।